नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं समाज सेवी, चिंतक और विचारक श्री महेंद्र प्रताप सिंह साहब से। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले सिंह साहब, आज हम इस पूरी चर्चा को आपकी निगाह से देखेंगे। जी। समाज के चूंकि आप बहुत नज़दीक होते हैं, समाज में आपका विचरण बहुत होता है, बहुत अंदर अंदर तक आप काम करते हैं, तो आपकी दृष्टि से पूरे इस कार्यक्रम को आज हम देखेंगे। जी। तो सबसे पहले सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आज का समाज एक विचारक की, एक चिंतक की, एक समाज सेवी की निगाह में कैसा समाज है? देखिए, जो आज का समाज जीवन है उसका अगर विचार किया जाए तो पहले से बहुत अवेयर है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों में आप अगर अनुभव करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि समाज में एक प्रकार की चेतना आई है। उसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र या एजुकेशन, इन सब का तो रोल है ही, लेकिन समाज जीवन में एक ललक आई है कि जानने की, चीज़ों को समझने की और सुधारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने की। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो गुणात्मक दृष्टि से समाज में बहुत परिवर्तन है और समाज अग्रसर है सुधार की ओर। मतलब उसको हम ऐसा अगर पुरातन पंथी अगर होके हम सोचेंगे तो हमको लगेगा कि कुछ चीज़ें छूट रही है, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट भी रही हो, लेकिन अगर कोई ध्यान दिलाता है तो आज की पीढ़ी, आज का समाज उसको पकड़ना चाहता है, जागरूक है। तो आपको क्या लगता है, ये जो बात आप कर रहे हैं समाज के बारे में, क्या समाज का सभी तबके से मेरा मतलब ये है कि किसान वर्ग कह लीजिए या शहरी वर्ग कह लीजिए, क्या सभी तबकों में ये जागरूकता आपको दिखाई देती है कि कहीं कुछ फर्क लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो लगभग जागरूकता सब जगह। देखिए ना, आप अगर एग्रीकल्चर करने वाले किसानों का अवर देखें तो आज से 20-25 साल पहले जो एग्रीकल्चर करते थे लोग, वो कैसी होती थी और आज कैसी। आज लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई किया है। वहीं हम शहरी जीवन को देख लें तो लोगों ने शिक्षा के साथ साथ गुणात्मक दृष्टि से अपने जीवन में सुधार किया है। हाँ, एक दृष्टि से थोड़ा मेरे को लगता है कि कहीं कहीं जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मतदान का दिन होता है तो मतदान के दिन सबसे ज़्यादा जागरूक वो होता है जो कम साक्षर है, जिसकी साक्षरता का रेशो कम है, और जो अधिक साक्षर हैं वो मतदान के दिन को अपना छुट्टी का दिन मान के इधर उधर हो जाते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हमारी जो शिक्षा है इसमें ये एक ऐसा वो आ रहा है कि जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, जो व्यक्ति पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वो ज़्यादा जागरूक है लोकतंत्र के प्रति बजाय कि शिक्षित व्यक्ति के। अच्छा, अब शिक्षा की बात चली तो चलिए शिक्षा पर ही थोड़ी देर चर्चा कर लें। आपको क्या लगता है हमारा जो शिक्षा का पैटर्न है? जी, देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमको कहीं राष्ट्र के प्रति हमारी जो चेतना होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वो शायद हमारे व्यवहार में या हमारे अंदर कहीं कुछ थोड़ा उसमें कमी ऐसी महसूस होती। देश को लेकर हम उतना नहीं सोचते। बिल्कुल। तो अव्वल तो ये कि क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा है? आपका प्रश्न बहुत उचित है। देखिए, क्या हुआ, जब हमारा देश लोकतांत्रिक दृष्टि से स्वाधीन हुआ 1947 में, तो एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए गढ़ने का काम, रचने का काम, निर्माण का काम, वो प्रक्रिया हमारी थोड़ी सी डिसकनेक्ट हो गई। हाँ, यानी उसकी दिशा थोड़ी सी बदल गई। अगर वो दिशा ठीक होती तो आज हमारा, देखिए 1948 में आज़ाद हुआ है जापान और 1947 में आज़ाद हुआ भारत। आप इजराइल की बात करिए, बहुत छोटा सा देश, बहुत छोटा देश है, राष्ट्रीयता की भावना। हाँ, तो जो मैं आपको जापान का उदाहरण दे रहा हूँ, लगभग क्योंकि हमसे एक साल आगे पीछे वो जा, तो जापान में आज राष्ट्रीयता, लोग एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि अगर चोर चोरी भी करने जाता है और राष्ट्रगान बजता है तो वो खड़ा हो जाता है। तो ये एक भाव, ये एक बात कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, और चूक कर रहे हैं ऐसी कि उस समय के जो लोग थे उनका अगर फोकस इस चीज पे रहता तो आज जो हमारा समाज जीवन है, आज जो हमारे लोग हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से, और देखिए वर्ष 2000 के बाद राष्ट्रवाद की एक बात समाज जीवन में आई है, लोगों के मन में आई है। आज लोग समाज के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति अवेयर हुए हैं, और राष्ट्रीयता का बोध आपको नई पीढ़ी में ज़्यादा दिखता होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उनको लग रहा है, जैसा आपने उदाहरण दिया इजराइल के बारे में, तो इजराइल के बारे में आज लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। वहाँ पे नव युवतियाँ वो बंदूक टांग के सेना के साथ, हाँ, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल। तो उनका एक, जिसको बोलना चाहिए ना, वो एक आदर्श रूप में
आज दुनिया के सामने हैं और उसको हमारे यहाँ के नवयुवक भी आजकल समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और राष्ट्रवाद निश्चित रूप से बड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। लोगों के अंदर ये बात आई है कि हमको राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहना ही होगा अगर हमारे जीवन में, हमारे देश को, हमको दुनिया में सर्वाइव करना है तो। आपको क्या लगता है कि ये जो आज़ादी के बाद का हैंगओवर रहा, इसमें जो आम आदमी था जी, खास तौर से एक पूरी जो जनरेशन है जी, वो पूरी जनरेशन खुद में सिमट के रह गई क्या, कि मेरा घर, मेरा परिवार, किसी तरह जीवन यापन हो जाए, उस पर ही रुक कर रह गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी भारत सरकार एक योजना लेकर आई, अग्निवीर की योजना जी। उस योजना का मतलब ही ये था कि देखिए 75% लोग घर वापस आएंगे और वो समाज जीवन में घुल मिल जाएंगे। 25% लोग सेना की नौकरी करेंगे। तो वो जो 75% लोग वापस आएंगे उनमें अनुशासन होगा, राष्ट्रवाद की भावना होगी, देश प्रेम होगा। और वो जब समाज जीवन में विचरण करेंगे, समाज, उनके जो संतति होगी, उनके जो मिलने जुलने वाले होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, वो उनको एक प्रकार से अवेयर करेंगे, जो हम पिछले कुछ सालों में कर नहीं पा रहे थे। तो ये इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं ना, हमारा फोकस चेंज हुआ, बिल्कुल फोकस चेंज हुआ था हमारा। और वो हम सेल्फ कॉन्शियस होकर रह गए थे। हमको लगता था कि हमको पढ़ाई भी इसलिए करना है, पढ़ाई का अर्थ हमने ज्ञानार्जन ना करते हुए हमने उसको जीवन यापन से जोड़ दिया था। आप देखिए, हमारे यहाँ पे पुरातन संस्कृति में लोग गुरुकुल में रहते थे, आश्रम में रहते थे, तो वो जीवन यापन के लिए नहीं रहते थे, वो ज्ञानार्जन के लिए रहते थे। ताकि वो दूसरे को शिक्षित कर सके। जी, आप भावी पीढ़ी को देखिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोगों का एक कर्तव्य जरूर है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपग्रेड करें। अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम में और आप में कहीं ना कहीं कोई दोष है। ये हमारा दायित्व है। बहुत दफे तो ऐसा भी लगता है कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी वो अगली पीढ़ी तक उसके समय के ज्ञान को ही दे करके नहीं गई। बिल्कुल। हम सुनते हैं कि हमारे जो आयुर्वेद की बात कर लीजिए, होम्योपैथी की बात, इसके जो प्रकांड चिकित्सक हुए, बिल्कुल, उनको जितना शिफा हासिल था वो अगली पीढ़ी तक नहीं आ पाया। तो क्या आप ऐसा मानते हैं, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। देखिए, पिता पुत्र के बीच में जो डिस्टेंस था या आदर था, वो भी एक कारण इसमें बना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या हुआ है, हम लोगों को ऐसा लगा कि जो हमारी चीजें हैं, हम एक इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में चले गए कि हम उसको हे दृष्टि से देखने लगे। वर्ष 2000 के बाद जो 21-22 में ये कोरोना आया, कोरोना के बाद लोगों के अंदर एक, आपके प्रश्न का जवाब, चेतना बदली। लोगों को लगा कि आयुर्वेद भी एक कोई चीज है। आयुर्वेद का मतलब काढ़ा पी के भी आदमी जीवन जी सकता है, स्वस्थ हो सकता है, बीमारियों को भगा सकता है। तो लोगों का रुख हुआ है कि नहीं, पुरानी जो हमारी खान पान था, रहन सहन था, आयुर्वेद था, उसकी तरफ लोग लौटे हैं। और ये देखिए, जिसको बोलते हैं ना ठोकर खा के ठाकुर बनने वाली बात, वैसा ही हमारे समाज जीवन में आज हो रहा है। हमारी भावी पीढ़ी चीज़ों को पकड़ना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले समझने की कोशिश करती है, उसका महत्व जानना चाहती है। तो ये ठीक भी है, लेकिन हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं दिशा भ्रम तो हुए थे। अच्छा, एक एजुकेशन सिस्टम लेकर बहुत बात होती है हमारे यहाँ, और हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा पूरे समय, देखिए आप तो बहुत अंदर तक काम करते हैं, एक समाज सेवी के रूप में, एक चिंतक के रूप में आप सोचते भी होंगे ये सब, तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के रूप तक ही सीमित रख दिया गया, या एजुकेशन सिस्टम में किसी परिवर्तन की गुंजाइश आपको लगती? बिल्कुल। देखिए, वर्ष 2020 में भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई। उस नई शिक्षा नीति का हेतु यही था कि पूजनीय महात्मा गांधी जी ने स्वप्न देखा था ग्राम स्वराज का, लेकिन ग्राम स्वराज की जगह हम लोग औद्योगिक भारत की ओर चले गए। और औद्योगिक भारत की ओर जैसे ही हमारा रुख हुआ, वैसे ही हम रोजगार उन्मुखी हो गए। और जैसे ही हम रोजगार उन्मुखी हुए तो हमारी जो शिक्षा का प्रकार था वो बदल गया। देखिए, मैंने जैसा पहला कहा ना, शिक्षा, इसका अर्थ ज्ञानार्जन से है, शिक्षा का अर्थ रोजगार से है। ये अच्छी बात है, शिक्षित होकर आदमी रोजगार करेगा तो और उसके जीवन में परफेक्शन आएगा, उसके काम में परफेक्शन आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत जो है ग्राम आधारित देश है। भारत की बड़ी संख्या, बड़ी आबादी गांव में बसती है। तो गांव का एक पूरा एक आर्थिक चक्र होता था। गांव का व्यक्ति किसी कीमत पे शहर नहीं जाता था। वहां बुनकर होता था, वहां मोची होता था, कुटीर उद्योग इतने थे, बिल्कुल सब कुछ गांव के लिए जो जो जरूरत है सब वहीं बनता और उसका एक मैकेनिज्म था। बिल्कुल। और वो उस मैकेनिज्म को चल रहा था, वो उस मैकेनिज्म को अपनी अगली पीढ़ी को देके जाता था। जब वो अगली पीढ़ी भ्रमित हो गई, उसको लगा कि नहीं, मेरे को औद्योगिक
क्रांति का हिस्सा बनना है, तो हमारे यहाँ एक शून्यता का भाव पैदा हो गया जो हमारे लिए खतरनाक था। अच्छा, आप बहुत जगह मूवमेंट करते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, चिंतक के रूप में भी सोचते हैं, विचारक के रूप में भी सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान में एक आम आदमी की, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, उसकी प्राथमिकता में क्या शामिल है? जी, क्या देश उसकी प्राथमिकता में है? देखिए देश निश्चित रूप से प्राथमिकता में है, लेकिन क्या होता है, देखिए रोटी कपड़ा मकान, अगर समाजवाद के सिद्धांत पे हम बात करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान को हमने अगर आप किसी व्यक्ति ने इतना कर लिया, आप किसी 50 वर्ष के आयु से के व्यक्ति से मिलिए तो वो बोलेगा अरे भैया मैंने घर बना लिया, बच्चों को सेटल कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ये जो सोच है, बेटे को विदेश भेज दिया, हाँ, तो ये जो सोच है ना, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रम थे, वो इसीलिए थे कि 25 साल तक आपको कैसा जीवन जीना है, 50 साल तक कैसे जीना है, 75 साल तक कैसे देना और 75 के बाद का कैसे जीना। तो ये जो हमारे यहाँ से चीज हट गई, इसके कारण भी लोगों का सोच थोड़ा बदला। नहीं तो सबके काम तय थे कि हमको 50 साल के जीवन में क्या करना है और 50 के बाद वाले जीवन में क्या करना है। वानप्रस्थ का जीवन पूरी तरह से सामाजिक जीवन था, सन्यासी का जो जीवन था वो पूरी तरह से पारलौकिक जीवन था, और गृहस्थ आश्रम जो था वो परिवार के लिए था, विद्या ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो ज्ञानार्जन के लिए था। तो कहने का मतलब ये जो भ्रम पैदा हुआ, ये जो चीज़ हमारे हाथ से सरक गई, उसके कारण चीज़ें हमारी बिगड़ गई। सिंह साहब, एक आदर्शों की भी समाज में कुछ कमी हुई ऐसा मुझे लगता है। हमारे आदर्श जो पहले हुआ करते थे वैसे आदर्श अब हमको समाज में देखने को नहीं मिलते। अव्वल तो ऐसा है कि क्या आप इससे सहमत हैं? दूसरा, इन आदर्शों, अगर आप सहमत हैं तो क्या इन आदर्शों की कमी हो गई या वो पर्दे के पीछे चले गए, वो उतना भौतिकवाद में या कहें प्रचार प्रसार में कहीं पीछे रह गए, इसलिए अब हमको दिखाई नहीं देते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमारे समाज का स्खलन तो हुआ है, इसलिए आदर्श जो थे उनमें कमी तो आई है, लेकिन कमी आई है नहीं ऐसा नहीं है। आज भी समाज जीवन में, देश में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम उनको सामने नहीं ला पा रहे, उनको हम आदर्श इस रूप में नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। जिस दिन वो, और ऐसे बहुत लोग होंगे, आप देखिए बहुत सारे लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा ज्ञान अर्जन किया, IITN है, उसके बाद वो ट्राइबल एरिया में जाके सेवा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक ललक है, उनके अंदर एक पीड़ा है कि मेरे को अपने ये पीछे वाला जो समाज है, अपना जो पीढ़ी है, इसको अपग्रेड करना है। ऐसे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समाज में सामने लाने का काम ये हमारा दायित्व भी है। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और ये जो क्षेत्र है, इसको भी इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि हमको ऐसे लोगों को आदर्श इस रूप में सामने लाना है। सिंह साहब, एक और बात बहुत चलती है, वो बात ये चलती है कि हम हर हाथ को नौकरी सरकारी नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एजुकेशन प्रणाली में कोई ऐसे चेंज की भी ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं? अब आप, चूँकि आपका तो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका तो समाज के हर तबके में उठना बैठना और सोचना उसके बारे में होता है, तो आप क्या ऐसा देखते हैं कि ये हर तबके को, चूंकि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो उस हिसाब से क्या अब समाज की संरचना करने में कोई नया हम वो लेकर के आए हैं? बिल्कुल, 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है वही आपके प्रश्न का जवाब है। देखिए जैसा कहते हैं ना, आप किसी बच्चे से मिलिए 10वीं के बाद, भैया अभी जैसे मैं एक जगह गया तीर्थ यात्रा पे, तो नाव में बैठा तो उस बच्चे का नाम था कर्ण चौहान। तो मैंने कहा तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई? तो बोले अंकल मैं 10वीं फेल हो गया तो भी पढ़ना छोड़ दिया। यानी 10वीं जो है उसने फेल होने के बाद छोड़ दी, 12वीं में फेल होने के बाद लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को स्किल करना, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्किल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि देखिए, आप देखिए सचिन तेंदुलकर स्किल्ड हुआ ना, वो 10वीं फेल था, लेकिन उसने अपने आप को खेल में स्किल्ड किया, तो वो दुनिया का, आज वो इस खेल का भगवान कहा जाता है। तो हमको अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा। जो आपकी बात है ना, सबको आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, और अगर सब लोग सोचते हैं कि हम अध्ययनरत होने के बाद, एजुकेट होने के बाद सरकारी नौकरी पालेंगे तो वो भ्रम में है, उनके माता पिता भी भ्रम में और वो भी भ्रम में। इसके बजाय हमको स्किल्ड होने के लिए सोचना चाहिए। सब लोग पढ़ लिख नहीं जाएंगे, सब लोग कुछ अच्छा काम कर लेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन स्किल्ड अगर हम हो जाएंगे तो रुचि अनुसार हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। देखिए सचिन की बात अगर हम कहें, या हम किसी ऐसे की बात जो खुद निकल के ऊपर आ गया,
समाज से कोई सपोर्ट किसी को नहीं मिलता, या प्रणाली में ऐसा कोई एक वर्ग नहीं है जो किसी की प्रतिभा को पहचान कर या किसी के हतोत्साहित होने को देखकर उसके कारण को समझकर उसका निराकरण कर सके। ऐसा 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 होता है समाज। देखिए मैं आपको बताऊं, 2 उदाहरण दूंगा। जिसे मान लीजिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए अपने घर से निकला, स्कूल जा रहा हूँ, मैंने सड़क पे ऐसे हाथ दिया, किसी एक भाई साहब ने गाड़ी रोकी और मेरे को स्कूल तक छोड़ दिया जी। 365 दिन में से अगर मान लो 125-200 दिन स्कूल लगता है और 50 दिन में लिफ्ट लेके स्कूल पहुंचता हूँ, तो मेरे जीवन में उस आम आदमी का योगदान है ना, मेरे निर्माण में। बिल्कुल है। और जिस दिन मैं किसी अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा तो ये मेरा दायित्व है कि मैं भी लोगों की ऐसी मदद करूं। एक दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे एक इस तरह की एक बात बन गई है कि हमको लोगों की मदद करना है कि कैसे। आज के युग में आप देखिए कुछ लोग मदद करके भी फंस जाते हैं, गलत किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो वो जो एक कहावत थी ना, एक वो घटना थी, कौन सी वाली, कोई महाराज जी ने किसी की मदद की, डाकू खड़क सिंह वाली बात। तो वैसी घटनाओं को जिसको बोलना चाहिए, एक तरह की चेतना की तो आवश्यकता है। और आपने बोला ना कि प्रतिभा को सामने लाना, प्रतिभा को मदद करना, बहुत लोग कर रहे हैं इस तरह के काम को, बहुत लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल दिख भी रहा है समाज जीवन में। आज जो बहुत छोटे छोटे स्थानों से लोग निकल के आ रहे हैं वो इसी का कारण है कि लोग किसी की मदद से आ रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा में सहयोग किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षित हुए तो उन्होंने सामाजिक चेतना का काम किया। बिल्कुल किया। अगर बड़ौदा के महाराज ये सोच लेते कि मेरे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मदद नहीं करनी है तो ये सामाजिक चेतना खड़ी हो पाती क्या? नहीं हो पाती। उसी बड़ौदा के परिवार ने नरेंद्र मोदी जी को भी पढ़ाई में मदद की, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं, सहकार लोग करते हैं, लेकिन बहुत जगह सहकार सामने आ पाता है, बहुत जगह सहकार सामने नहीं आ पाता। एक बात और होती है कि जो एनजीओज काम करते हैं उनकी अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज के निर्माण में, एक प्रमुख भूमिका उनकी होती है। तो क्या एनजीओज अपने काम को लेके उतने सजग हैं कि सिर्फ फोटो खिंचाने तक अब उनका मामला रह गया है, या सभी एनजीओज ऐसे नहीं है? मैं सबको नहीं शामिल करता, लेकिन अधिकांश रूप से अब ऐसा ही होने लगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये जो सामाजिक संस्था हैं एनजीओज, इनको लेके तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, आप कहीं मत दूर मत जाइए, हमारे यहाँ मंडला डिंडोरी में बेगा जनजाति होती है। बेगा जनजाति के नाम पे जितना फंड रेस किया गया आया है इन एनजीओ के खाते में, अगर उसको काउंट किया जाए तो प्रत्येक ट्राइबल के घर में कम से कम एक सोने का बिस्कुट होना चाहिए था। ये मैं आपको एक जी मतलब टेक्निकल बात बता रहा हूँ, लेकिन उनके नाम पे एक फंड का जो दोहन हुआ है, उनके नाम का जो दुरुपयोग हुआ है, ये तो बिल्कुल सच है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार को अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए ना कि आप किसी चीज़ से अगर आप अपनी निगरानी हटा देंगे तो उसके बिगड़ने के चांस तो रहेंगे, और ये एनजीओ वाले मामले में यही गति हुई है। अच्छा, एक शुरुआत में हमने जिस पर चर्चा की, ये जो पीढ़ियों में एक जनरेशन गैप की हम बात करते हैं, तो अव्वल तो ये आप महसूस करते हैं क्या कि जनरेशन गैप नाम की कोई चीज़ होती है? और आज की जनरेशन को, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं कि पहले की जनरेशन बड़ी समझदार थी, बड़ी स्वाभिमानी थी, बहुत बात मानने वाली थी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक जनरेशन का बात है तो मेरा ये कहना है कि जनरेशन गैप तो है, लेकिन आज जो बच्चे 20 से 25 साल की आयु के हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो परिवार के प्रति उनके अंदर ममता तो है, अपने बड़ों के प्रति उनके अंदर अगाध प्रेम भी है, राष्ट्रवाद की भावना भी है, और ये कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना का एक लक्षण भी है। जो पिछले 20-25 सालों में सामाजिक चेतना आई है, उसका असर आज आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। पूरे देश में आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाइए, आपको लंबी कतार मिलेगी, खूब भीड़ मिलेगी, और उस भीड़ में अगर आप आकलन करेंगे तो 20 साल की आयु से लेकर 25 साल 30 साल की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत 80 होगा। तो धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी वो अवेयर हुए हैं। और जो व्यक्ति, अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ये नई पीढ़ी अगर जागरूक हुई है तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। मूलतः जैसे जिस संगठन से हम लोग आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ, गायत्री परिवार हुआ, आर्य समाज हुआ, बहुत सारे आठवले महाराज हुए, इस तरह के जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, इन्होंने जो वर्षों वर्ष काम किया है, उस चेतना का प्रतिसाद अब मिलना शुरू हुआ। अच्छा।
वो जो लोग लगातार वर्षों से लगे हुए हैं 3-3 पीढ़ियों से, उसका असर अब समाज जीवन में देखने को मिल रहा है। साहब, मुझे ऐसा पता लगा है आप असाध्य बीमारियों के क्षेत्र में भी काम करते जी हैं। जी जी जी। तो ये जुड़ाव आपका कैसे हो गया, ये इस उसमें कैसे आप उतर गए? देखिए क्या हुआ कि हम लोग जब सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए गए तो बहुत सारे ट्राइबल एरिया में हमने काम किया। तो बहुत सारे ट्राइबलों के बारे में पता किया कि वो सोते सोते ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो फिर एनीमिया नाम की एक बीमारी, जिसको आजकल सिकल सेल भी बोलते हैं, सिकल सेल, तो सिकल सेल के बारे में जब जानकारी लगी कि अरे इस तरह की बीमारी होती है और लगभग एक ट्राइबल को अगर एक गोली रोज खानी है तो उसका कम से कम खर्चा 1000 रुपये का है। ओहो। और उसके लिए कोई सामाजिक संगठन काम नहीं कर रहा। और एनीमिया जो है ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा ट्राइबल में ही होता है और वंशानुगत होता है। तो फिर हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अभी हमने पिछले 2 वर्षों में हमारे साथ एक डॉक्टर संजय दुबे जी जुड़े हुए, रतलाम के सरकारी डॉक्टर हैं। तो हमने 100 से ज़्यादा कैंप किए हैं और सरकार के सहयोग से किए हैं। फिर वो सारे नाम जिनको एनीमिया हुआ है वो हमने सरकार को जिला अस्पताल में उपलब्ध कराए। तो दवाई देने का काम अब सरकार अपने लेवल पे उनको कर रही है। मैं अभी पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल साहब से भी इस विषय पर बात कर रहा था, उन्होंने भी काफ़ी काम इस दिशा में किया हुआ है। तो ये इन एरिया में जिनकी आप बात कर रहे हैं, इस एरिया में एनीमिक होने का या सिकल सेल ग्रसित होने का कारण आप क्या देखते हैं? क्या उसके निवारण के लिए भी कोई हम उपाय कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्या है, उनका जो खान पान है वो उसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। जो पोषक तत्व उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। और जेनेटिक होने के कारण क्या उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में बच्चा हुआ है, वो बच्चे के अंदर एनीमिया का रोग है, ये वो जज ही नहीं कर पाते क्योंकि कभी उनको जेनेटिकली ट्रांसफर हो गया, जी, माँ बाप से ही बच्चे में आ गया। तो ये बड़ा एक वो कारण है। और दूसरी चीज, जहाँ तक महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश जी की आपने बात की, उनके आने से निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में इसमें बहुत काम हुआ है। अच्छा। शासन प्रशासन बहुत अवेयर हुआ है और लोगों ने इस चीज़ को गंभीरता से लिया कि एनीमिया सिकल सेल भी एक गंभीर असाध्य रोग है और केवल वो एक गोली खाने से आप उसको यानी रिकवर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो सरकार ने उस पर फोकस किया, ये इसका श्रेय माननीय महामहिम जी को जाता है। महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो आज देश की दिशा और दशा को कैसा आंकते हैं? आज आप आज़ादी के इतने वर्षों बाद जब आकलन करते हैं तो देश की दिशा और दशा कैसी लगती है आपको? जैसा मैंने कहा ना कि हम लोग ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं, हम उसी दिशा में हैं। हमने ठोकरें तो खाई है लेकिन अब हम ठाकुर भी बन गए। ठाकुर बन गए इन द सेंस ये है कि हम लोग उन सब चीज़ों के लिए जागरूक हो गए हैं, उन सब चीज़ों के लिए अवेयर हो गए हैं जो हमारी थी, हमारे मान बिंदु थे, हमारे संस्कार थे, हमारी संस्कृति थी, इवन हमारा खान पान भी। आज देखिए लोग मोटे अनाज की ओर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, आज लोग इस चीज़ का महत्व समझ रहे हैं कि जीवन में मोटे अनाज का भी महत्व है। तो कहने का मतलब ये कि कोई एक व्यक्ति अगर दिशा देने की कोशिश करे तो समाज उसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और इस चीज़ को हमको समझना पड़े। और ये जो एक्सेप्टेंस का भाव है ना, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रयोग किए होंगे लेकिन लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आज आप देखिए रजनीश को मानने वाले कितने लोग हैं। ऐसा नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति थे लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं हो पाई, बल्कि गलत दिशा में उनको प्रचारित जी। तो मेरा ये कहना है कि सही व्यक्ति सही बात अगर सही जगह से करेगा तो समाज आज उसको ग्रहण करने की स्थिति में है। और मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत का जो वर्तमान समाज है वो बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले 20 साल भारत के लिए स्वर्णिम है और भारत निश्चित तौर पे दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ रहा है। एक समाज सेवी, एक विचारक, एक चिंतक के रूप में आप समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या गुंजाइश देखते हैं कि जिसमें सुधार की भी गुंजाइश है? देखिए मेरा तो ये मानना है, समाज सेवी, चिंतक, विचारक का टैग लेके घूमने वाले बहुत लोग हैं पर हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में हम समाज में दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं इसका हमको आकलन करना चाहिए। 24 घंटे की दिनचर्या में अगर हम 1 घंटा भी पारलौकिक दृष्टि से दूसरे के, जिसको बोलना चाहिए उत्थान के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की मदद के लिए अगर देते हैं तब तो हम समाज सेवी कहलाने के योग्य हैं। लेकिन हम समाज सेवा की आड़ में अगर किसी दूसरे तीसरे काम को कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है और हमको इसी दृष्टि से इसको आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा समाज में कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को अपग्रेड करे। तो अगली पीढ़ी को अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को अपग्रेड करें, अगली पीढ़ी इन द सेंस अपना समाज।
अपने समाज को हमको अपग्रेड करना है। ये हमारा सामूहिक दायित्व है और इसको हमको करना चाहिए। चलिए सिंह साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विषय पे बात करने के लिए तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में नए मेहमान और नए विषय से आपसे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए विदाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।